गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों आज हम बात करेंगे डाई हैलो एल्केन्स की। डाई हैलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाएं तो प्राप्त हो जाते हैं डाई हैलो एल्केन्स, जिनको डाई हैलाइड्स भी कहा जा सकता है। देखो अब डाई हैलो एल्केन तीन प्रकार के होते हैं। हमने पहले भी बताया था आपको, तीन तरह के हैं डाई हैलो एल्केन। एक को हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है। एक को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। कौन सा होता है दूसरा? विसिनल डाई हैलाइड। और एक होता है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इसको पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड, ठीक है। इस तरह तीन प्रकार के डाई हैलाइड्स हैं। जैम डाई हैलाइड का क्या मतलब है? इसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित रहते हैं, जैसे ये है, ठीक। अब दोनों हैलोजन है, दोनों एक ही कार्बन पर हैं, तो उसको कहेंगे हम क्या? जैम डाई हैलाइड। जैसे ये है, समझ में आ गई ना बात। इसमें देखो दो हैलोजन परमाणु हैं, दो क्लोरीन के परमाणु, दोनों इस कार्बन पर ही हैं। इसी प्रकार यहाँ पर इस कार्बन पर है दोनों हैलोजन के परमाणु। तो इस तरह के जो डाई हैलाइड हैं उन्हें कहेंगे हम जैम डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड, जिसको निकटवर्ती डाई हैलाइड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर पाए जाते हैं। निकटवर्ती का मतलब नज़दीकी कार्बन, पड़ोसी कार्बन पर। जैसे यहाँ एक हैलोजन है तो दूसरा हैलोजन इसके निकट वाले कार्बन पर होगा, एडजेसेंट कार्बन पर होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन विसिनल डाई हैलाइड। जैसे ठीक है, एक हैलोजन यहाँ आ जाए, एक हैलोजन यहाँ आ जाए, तो ये हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। समझ में आ गया? निकटवर्ती कार्बन पर हैं दोनों हैलोजन पर। अब बात करें हम एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की या पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड की। इसमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु पहले और अंतिम कार्बन पर उपस्थित रहते हैं। कार्बन श्रृंखला के पहले कार्बन पर और अंतिम कार्बन पर हैलोजन पाया जाता है। जैसे एक हैलोजन इस कार्बन पर, एक हैलोजन इस कार्बन पर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हैलोजन उपस्थित है, तो उसको हम कहेंगे एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह तीन प्रकार के डाई हैलाइड हो गए, जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड और एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। अब डाई हैलो एल्कीन या डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, इनको कैसे बनाया जाता है, उसकी बात करेंगे अब हम, ठीक है। अब डाई हैलो एल्केन बनाने की विधियां देखो बच्चों, बिल्कुल सरल विधियां हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और पूरा देखते हैं तो ये सभी विधियां आपको याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। जैम डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब जैम डाई हैलाइड को बनाएंगे सबसे पहले हम कार्बोनिल यौगिकों से। किससे बनाएंगे? कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक कौन कौन हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है। कार्बोनिल समूह कौन सा होता है? CO समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। और एल्डिहाइड और कीटोन कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड व कीटोन से। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये समूह पाया जाता है।
ये है CO समूह, ठीक है। इस समूह को बोलते हैं कार्बोनिल समूह, ठीक है। ये कौन समूह है? कार्बोनिल समूह है। अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है ये समूह, इसलिए इन यौगिकों को कह देते हैं हम क्या? कार्बोनिल यौगिक। अब देखो एल्डिहाइड में तो क्या होता है, इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पर क्या होगा? हाइड्रोजन, और दूसरी संयोजकता पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्किल समूह भी हो सकता है। जैसे यहां दूसरी संयोजकता पर भी हाइड्रोजन अगर है तो इस एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आ गई बात? CO समूह तो है, अब इस CO समूह का जो कार्बन, इसकी दोनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसकी एक संयोजकता पर H है, दूसरी पर R है, R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, तो ये कोई दूसरा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, लेकिन इस एल्डिहाइड का नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस R पर। यहाँ R क्या है? ठीक है, R कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। और कीटोन की बात करें हम, तो कीटोन में इस संयोजकता पर क्या है? एल्किल समूह, और इस संयोजकता पर भी क्या है? एल्किल समूह। जब CO समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताओं पर क्या उपस्थित हो? एल्किल समूह उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? कीटोन, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये है क्या? कीटोन। ये है क्या? एल्डिहाइड। और ये कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग करके हम प्राप्त करेंगे क्या? जैम डाई हैलाइड। अब एल्डिहाइड और कीटोन से जैम डाई हैलाइड बनाने के लिए इनकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ। PCl5 का नाम क्या है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है हमें जैम डाई हैलाइड। कैसे? मान लीजिए ये है कोई एल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ H डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कौन सा एल्डिहाइड है? इसको कहेंगे हम एसीटैल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये? एसीटैल्डिहाइड। CH3CHO, ये CO समूह आ गया। इस कार्बन की एक संयोजकता पर तो कौन है? हाइड्रोजन, और दूसरी संयोजकता पर कौन आ गया? यहाँ पर R की जगह एल्किल समूह। समझ गए? तो ये कौन सा एल्डिहाइड है? एसीटैल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, ठीक। अब इस एसीटैल्डिहाइड की किससे रिएक्शन करवाएंगे हम? PCl5 से, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है? देखो PCl5 को हम इस तरह लिख सकते हैं PCl3, एक Cl दूसरा Cl, टोटल 5 Cl होते हैं इसमें। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूटता है इस प्रकार। ये ऑक्सीजन इस PCl3 से रिएक्शन करके बना लेता है POCl3, ठीक, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की जगह आ जाते हैं 2 हैलोजन यानी क्लोरीन, तो ये प्राप्त हो जाता है हमें CH3CH है, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, ठीक है। तो ये बन गया जैम डाई हैलाइड। अब इसका नाम तो हम बता ही सकते हैं, 1 2 1 पर ही ये क्लोरो, 1 पर ही ये क्लोरो, तो 1 1 डाई क्लोरो क्या? एथेन। 1 2 1 1 डाई क्लोरो एथेन। समझ में आ गई ना बात? तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम कार्बोनिल यौगिक की PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो CO का ऑक्सीजन है वो हमेशा POCl3 के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस कार्बन पर आ जाएंगे दोनों हैलोजन, तो बन जाएगा जैम डाई हैलाइड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे ये है CO, इधर भी CH3, इधर भी CH3, क्या है ये? कीटोन हो गया ना। CO समूह की दोनों संयोजकताओं पर है एल्किल, तो ये क्या है? कीटोन। और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम बच्चों इस कीटोन का? एसीटोन। अब इससे हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? PCl5 की। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? उसी तरह
ये ऑक्सीजन PCl3 से, इसको भी हम जैसे वापस इस तरह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये PCl3, ये O क्या बाहर निकल जाएगा, POCl3 प्लस इस कार्बन पर आ जाएंगे दोनों हैलोजन परमाणु, तो बन जाएगा क्या, CH3, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl। क्या प्राप्त हुआ बताओ, क्या है प्रोडक्ट, इसका नाम बता सकते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3, 2 पर क्लोरो 2 पर क्लोरो, तो 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, क्या नाम है इसका, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक, तो इस तरह हम प्राप्त कर सकते हैं जैम डाई हैलाइड, किससे, एल्डिहाइड से और कीटोन से। समझ गए, सिंपल रिएक्शन है, नोट करो इसको। इसके अलावा हम इसको प्राप्त करेंगे किससे, एल्काइन से। एल्काइन कैसे प्राप्त करेंगे एल्काइन से, जैसे मान लीजिए एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इस एल्काइन का, एथाइन। एथाइन की रिएक्शन करवाएंगे HX के साथ, किससे रिएक्शन करवाएंगे हम, HX का मतलब समझते हैं ये सब, HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं HCl की रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, जैसे हमने एल्कीन की रिएक्शन करवाई थी HCl से, एल्कीन की HX से रिएक्शन के द्वारा हमने क्या प्राप्त किए थे, एल्किल हैलाइड। याद करो, एल्कीन की HX से रिएक्शन से हमने क्या प्राप्त किए थे, देखो जैसे ये कोई एल्कीन है, इसकी हमने HX से रिएक्शन करवाई थी, तो उसमें क्या हुआ था, अगर सममित एल्कीन थी तो क्या हुआ था, एक कार्बन पर आ गया था हाइड्रोजन और दूसरे पर आ गया था हैलोजन, तो एक पर तो आ गया हाइड्रोजन और दूसरे पर आ गया था हैलोजन, ऐसा ही हुआ था ना। और असममित एल्कीन थी तो क्या हुआ था, असममित एल्कीन की HX से रिएक्शन हुई तो कौन सा नियम काम करता है, मार्कोनिकोव का नियम। अब देखो यहाँ पर हम एल्काइन का यूज करेंगे, वहाँ एल्कीन का यूज कर रहे थे, यहाँ एल्काइन का। अब इसमें क्या हो गए, ये दोनों सममित हैं, दोनों कार्बन क्या है, सममित है, तो एक कार्बन पर तो क्या आ गया, हैलोजन, और एक पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और एक पाई बंध टूट जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो एक बंध टूट जाएगा, एक पर हाइड्रोजन एक पर हैलोजन, तो ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ तो आ गया हाइड्रोजन और इस कार्बन पर आ गया हैलोजन, ठीक, और यहाँ एक बंध टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड, यही होगा। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन फिर दोबारा होगी आगे, फिर HCl से दोबारा रिएक्शन होगी, क्योंकि अभी इसमें डबल बॉन्ड है, दोबारा रिएक्शन हो सकती है। तो फिर इसमें क्या होगा, अब देखो क्या ये दोनों कार्बन सेम है, अब सेम नहीं है, सेम नहीं है तो कौन सा नियम काम करेगा, मार्कोनिकोव का नियम। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि जिस द्विबंधित कार्बन पर हाइड्रोजन कम है वहां हैलोजन आएगा, और जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है वहां हाइड्रोजन आएगा, यानी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हैलोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर तो आ गया हाइड्रोजन, तो ये बदल जाएगा किसमें, CH3 में, यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म, और यहाँ पर ये हैलोजन आ जाएगा, एक पहले से एक और आ गया, तो ये बन जाएगा जैम डाई हैलाइड, बन गया जैम डाई हैलाइड। समझ में आ गई ना बात। देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे ये लेते हैं हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। ठीक, प्रोपाइन की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे HBr का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या दोनों कार्बन सेम है, अलग अलग, तो यहाँ पर तो कौन आएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन आएगा, हैलोजन, ऐसा ही होगा ना। तो क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर आ गया हैलोजन, यहाँ बच गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर हैलोजन आ गया। ठीक,
अब फिर दोबारा HBr से रिएक्शन होगी इसकी, फिर दोबारा क्या होगा, यहाँ कौन आएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ कौन आएगा, हेलोजन। क्यों आएगा पता है ना सबको, तो यहाँ तो आ गया हेलोजन और यहाँ आ गया हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, CH3C, एक Br, और इसी कार्बन पर दूसरा Br, और यहाँ आ गया क्या, CH3, तो ये बन गया प्रोडक्ट। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो इस तरह हम एल्काइन की HX से रिएक्शन करवाकर प्राप्त कर सकते हैं जैम डाई हैलाइड। तो हमने जैम डाई हैलाइड बनाने की दो विधियां देखी हैं। पहली तो एल्डिहाइड और कीटोन की किससे रिएक्शन करवाई थी, PCl5 से, और दूसरी हमने देखी एल्काइन की HX से अभिक्रिया द्वारा। इसको भी आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक, अब हम बनाएंगे विसिनल डाई हैलाइड। और विसिनल डाई हैलाइड कैसे बनाएंगे, देखो एक तो हम बनाएंगे किससे, डाईओल से, जिसको बोल सकते हैं हम ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल से बनाएंगे। जैसे ये है CH2OH, CH2OH। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे इसको, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, IUPAC बोले तो 1,2 एथेन 1,2 डाईओल। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करवाएं हम किसके साथ, PCl5 के साथ। क्या होगा, PCl5 का काम क्या है, एल्कोहल का OH हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा हेलोजन। पढ़ा है ना हमने। PCl5 की जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे किसी ऐसे यौगिक से जिसमें OH उपस्थित है, यानी एल्कोहल से जब भी रिएक्शन होगी तो OH समूह की जगह आ जाएगा क्लोरीन, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2Cl, CH2Cl। ये प्राप्त हो जाएगा हमें विसिनल डाई हैलाइड। 1,2 एथेन है ना, ये 1 पर क्लोरो 2 पर क्लोरो, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन, तो प्राप्त हो गया हमें विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा हम बना सकते हैं किससे, एल्कीन से। एल्कीन से भी बना सकते हैं। जैसे कोई एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन करवाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कौन सी एल्कीन है ये, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम किससे, हैलोजन से। जैसे ब्रोमीन से करवा दिया, ये रिएक्शन CCl4 में होती है। तो जब एल्कीन की हैलोजन से रिएक्शन होती है तो द्विबंधित कार्बनों पर हैलोजन का योग हो जाता है, यानी हैलोजनीकरण हो गया एक तरीके से। इस कार्बन पर भी हैलोजन आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, CH2, यहाँ कौन आ गया, Br। इसी तरह यहाँ पर भी कौन आ गया, Br। ठीक, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, द्विबंधित कार्बन पर हैलोजन का योग हो गया। और क्या प्राप्त हो गया हमें, प्राप्त हो गया क्या, विसिनल डाई हैलाइड। तो किसी भी एल्कीन की हैलोजन से रिएक्शन करवाएं, किसी भी एल्कीन की, तो द्विबंधित कार्बन पर क्या जुड़ जाएंगे, हैलोजन जुड़ जाएंगे और प्राप्त हो जाएंगे हमें क्या, विसिनल डाई हैलाइड्स। दोनों रिएक्शन समझ में आ गए ना सबको, बिल्कुल सरल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इस तरह प्राप्त कर सकते हैं हम क्या, विसिनल डाई हैलाइड्स। हम काम में लेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया। कैसे, हुंस-डीकर अभिक्रिया याद है आपको, याद है ना। देखो एक बार हम हुंस-डीकर के बारे में देख लेते हैं। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या थी, क्या किया था हमने, किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण, सिल्वर लवण, याद करो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की किससे रिएक्शन करवाई थी, ब्रोमीन से। किस में होती है रिएक्शन,
CCl4 में। ठीक है, क्या हुआ था, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से Ag, यहाँ से Br, AgBr बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। यही होती है, यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, यहाँ से AgBr और ये ब्रोमीन आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया था एल्किल हैलाइड। ऐसा हमने पढ़ा है, हुंस-डीकर अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि हुंस-डीकर अभिक्रिया का उपयोग करके हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का। जैसे ये है, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH। ठीक है, ये क्या है, इसमें 2 COOH आ गए, इधर भी और इधर भी, ये एक ही श्रृंखला है। ये हो गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है इसका, 2 COOH है तो क्या कहेंगे हम इसको, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन अगर यहाँ पर क्या आ जाए Ag और यहाँ पर भी क्या आ जाए Ag, तो ये बन गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कौन सा लवण बन गया, ये सिल्वर लवण बन गया डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इससे हमें बनाना है डाई हैलाइड, तो यहाँ पर भी हम कौन सी अभिक्रिया काम में ले रहे हैं, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हम यहाँ इसको हटा दें, इसको हटा दें और यहाँ Br जोड़ना चाहेंगे अपन, इस पर भी हैलोजन जोड़ना चाहें, इस पर भी हैलोजन जोड़ना चाहें, तो इसी का तो यूज करेंगे ना, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा पता ही है सबको, यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 बाहर, ये AgBr, ये AgBr, यहाँ 2 Br2 ले लें, तो यहाँ पर एक Br यहाँ पर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें CH2CH2Br। इसी तरह CH2CH2Br प्लस 2 CO2 और प्लस 2 AgBr, ये प्राप्त हो गया हमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। पहले और अंतिम कार्बन पर आ गया हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो हुंस-डीकर अभिक्रिया को यूज में लेकर के हम प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार का डाई हैलाइड। अब बताओ, समझ गए ना सब, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। तो ये सभी विधियां थी डाई हैलाइड बनाने की। तो हमने जैम डाई हैलाइड भी बनाया, विसिनल डाई हैलाइड भी बनाया और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड भी बनाया। अब हम देखेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, डाई हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की भी बात करते हैं। बहुत सरल अभिक्रिया हैं, ध्यान से देखना है आपको तो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, डाई हैलाइडों की रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत सरल अभिक्रियाएं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, डाई हैलाइड का जल अपघटन। और जल अपघटन करने के लिए हम यूज में लेंगे किसको, जलीय KOH या जलीय NaOH। ठीक है, जलीय KOH और जलीय NaOH का उपयोग करेंगे इसका जल अपघटन करने के लिए। कैसे होगी अभिक्रिया, जैसे हम जैम डाई हैलाइड लेते हैं पहले, जैसे ये जैम डाई हैलाइड है, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित है इसमें। अब इसकी हम जलीय KOH से अभिक्रिया करवाते हैं। KOH कैसा है, जलीय मतलब एक्वस। ठीक, अब जलीय KOH का काम क्या है, पढ़ा है ना हमने, एल्किल हैलाइड की जलीय KOH से रिएक्शन करवाई थी तो क्या हुआ था, कोई भी एल्किल हैलाइड है उसकी जलीय KOH से रिएक्शन करवाई थी हमने, तो क्या होता है बताओ, क्या होता है जलीय KOH से, ये हैलोजन हट जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, OH। जलीय KOH से कौन सा नाभिक स्नेही प्राप्त होता है, OH माइनस, और ये हैलोजन का प्रतिस्थापन करता है तो एल्कोहल बनता है, पढ़ा है ना हमने। तो यहाँ पर देखो 2 हैलोजन है, तो दोनों हैलोजन इस OH माइनस से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से 2KCl, और ये एक OH
और ये एक OH इस हैलोजन की जगह, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3CH, इधर भी OH इधर भी OH, ये बन गया प्रोडक्ट, और KCl -2KCl। समझ गए ना, बिल्कुल सरल है, हैलोजन हट जाएगा, उसकी जगह आ गया OH, ये बन गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना है ना, ये अनस्टेबल है। कैसा है ये? अस्थाई। क्यों है अस्थाई? देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि दो OH समूह कभी भी एक कार्बन पर नहीं रह सकते। अगर आ जाते हैं तो वो अस्थाई प्रोडक्ट बनाएंगे, जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर दो OH आ गए तो यहाँ से जल बाहर निकाल देगा ये, एक H यहाँ से, OH यहाँ से, समझ गए? यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बाहर निकल गया? H2O। हमेशा ही ऐसा होगा, एक ही कार्बन पर दो OH अगर आ गए तो क्या बाहर निकाल देंगे? एक जल का अणु बाहर निकाल देंगे। इस OH का H, इस OH का OH, बन गया H2O, जल बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया? CH3CHO। क्या बन गया? CH3CHO प्लस H2O। क्या है CH3CHO? क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो गया हमें? एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। बन गया ना एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये? एसिटैल्डिहाइड। तो इस तरह जैम डाइहैलाइड का जल अपघटन करते हैं, जलीय KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो प्राप्त होता है हमें एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे दूसरा कोई जैम डाइहैलाइड है, जैसे ये ही है, जैसे ये वाला है, ठीक, इसकी जलीय KOH से रिएक्शन हो गई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बना सकते हो आप आसानी से। क्या होगा? यहाँ से एक OH इस है, एक OH इसकी जगह आ जाएगा। क्या बन गया? यहाँ क्या आया? OH, यहाँ पर क्या आया? OH, ठीक। अब क्या होगा बताओ? दो OH एक ही कार्बन पर हैं, क्या निकाल देंगे? H2O बाहर निकल जाएगा। निकल गया H2O, क्या बन गया? CH3 और इस पर है ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, ठीक। क्या बन गया ये? कीटोन। क्या नाम है इस कीटोन का? एसीटोन। तो इस तरह हमें प्राप्त हो गया क्या? एसीटोन। बन गया नहीं बन गया? ठीक है। तो जैम डाइहैलाइड की जलीय KOH से जब रिएक्शन होती है, जलीय KOH से जब जल अपघटन करवाया जाता है इसका, तो हमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। अब याद करो, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एल्डिहाइड और कीटोन से यानी कार्बोनिल यौगिकों से क्या प्राप्त किया था? जैम डाइहैलाइड। वापिस हम इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे इससे हमने ये बना दिया, लेकिन इसको वापस हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, किससे रिएक्शन करवाओगे? PCl5 से। अगर एल्डिहाइड की PCl5 से रिएक्शन करवा देंगे तो वापस क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। और इसको वापस एल्डिहाइड में बदलना है तो किससे रिएक्शन करवा देंगे? जलीय KOH से। इसी प्रकार इस जैम डाइहैलाइड से हमें प्राप्त हुआ कीटोन, लेकिन इस कीटोन को वापस हम इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो किससे रिएक्शन करवाएंगे? PCl5 से। करवाएंगे नहीं करवाएंगे? किया नहीं किया हमने ऐसा? बिल्कुल सर। देखो, इससे हम इसको बना सकते हैं और PCl5 के द्वारा वापस इस एल्डिहाइड को हम इस जैम डाइहैलाइड में बदल सकते हैं। इसी प्रकार इस कीटोन को हम PCl5 से रिएक्शन के द्वारा इस जैम डाइहैलाइड में बदल सकते हैं और इस जैम डाइहैलाइड को जलीय KOH से क्रिया द्वारा हम कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखें, जैसे विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन करवाएं किससे? जलीय KOH से, तो क्या बनेगा? देखो, विसिनल डाइहैलाइड है जैसे ये, इसकी रिएक्शन करवाएं हम जलीय KOH से, क्या होगा? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
तो यहाँ हैलोजन की जगह कौन आ जाएगा OH, इस हैलोजन की जगह भी OH, यानी इस हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा OH के द्वारा। तो बन गया क्या CH2OH, CH2OH प्लस 2KCl। क्या प्राप्त हो गया हमें 1,2 एथेन 1,2 डाईओल, या हम कह सकते हैं एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हो गया ना। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा विसिनल डाई हैलाइड है, जैसे ये वाला है 1,2,3 डाईक्लोरोप्रोपेन। इसकी जलीय KOH से रिएक्शन करवाओ, क्या होगा उसी तरह इस हैलोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या आया OH, इस हैलोजन की जगह भी OH, यही होगा। तो ये बन गया डाईओल 1,2,3 प्रोपेन 1,2 डाईओल बन गए। कोई दिक्कत है? अब देखो अभी हमने इससे बनाया था विसिनल डाईहैलाइड, याद करो अभी इसका उपयोग करके हमने बनाया था विसिनल डाईहैलाइड, इससे ये बनाया था और वापस हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे रिएक्शन करवाई थी PCl5 से। ठीक, इसको हम इसमें बदलना चाह रहे हैं तो किससे रिएक्शन करवाएंगे PCl5 से, और इसको हम इसमें बदलना चाह रहे हैं तो किससे रिएक्शन करवाएंगे KOH से, जलीय KOH से। इसी प्रकार इसको हम इसमें बदल रहे हैं, किससे रिएक्शन करवाई जलीय KOH से। लेकिन इसको वापस इसमें बदलना चाहें तो किससे रिएक्शन करवा दो PCl5 से। PCl5 का काम क्या है, OH हट जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएंगे क्लोरीन परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, यानी हम इसको इसमें बदल सकते हैं और इसको वापस इसमें भी बदल सकते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम क्या, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। विहाइड्रोहैलोजनीकरण हमने किया था एल्किल हैलाइड की, किससे रिएक्शन करवाते हैं हम एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहल प्लस KOH या एल्कोहल प्लस NaOH। ठीक है, इनका जब यूज किया जाता है, इनके साथ जब एल्किल हैलाइड को गर्म किया जाता है तो होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ठीक है, हम यहाँ किसका विहाइड्रोहैलोजनीकरण करवाएंगे, डाई हैलाइड्स का। मोनोहैलाइड्स का विहाइड्रोहैलोजनीकरण याद करो हमने किया था, इनका यूज किया था, क्या प्राप्त हुआ था हमें एल्कीन। एक बार मैं बता देता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या था एल्किल हैलाइड, इसको हमने गर्म किया था किसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या हुआ था बीटा विलोपन हुआ था ना, बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन पर हैलोजन उपस्थित है वो कौन सा कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके बगल में ये कौन सा कार्बन है बीटा कार्बन। क्या हुआ था, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा हैलोजन, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से H, यहाँ से Cl बन जाएगा HCl प्लस यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हुई थी हमें क्या एल्कीन। इस अभिक्रिया का नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, जिसमें हाइड्रोजन कहाँ से हटा था बीटा कार्बन से। किसका यूज किया था हमने एल्कोहलिक KOH का। अब वापस हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण करेंगे किसका डाई हैलाइड का। ठीक है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण होने का तरीका सेम वही होगा जो हम पहले कर चुके हैं। देखो ये वाला डाई हैलाइड लेते हैं, जैसे हम ये पहले जैम डाई हैलाइड का यूज करते हैं, जैसे ये वाला जैम डाई हैलाइड है। ठीक है, अब इसको गर्म कर दिया हमने किसके साथ एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या होगा, यहां से कौन हटेगा हैलोजन, बगल वाला कार्बन यानी बीटा कार्बन से कौन हटेगा हाइड्रोजन। ऐसा ही होगा ना, यहां से हैलोजन निकल जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, यहाँ से हैलोजन निकल गया तो यहाँ पर 1 हैलोजन बच गया। ठीक, और इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्या बाहर निकल गया -HCl, HCl बाहर निकला ना, यही बना, दोबारा देख लो यही बनेगा ना। इस यहाँ से क्या हटा हाइड्रोजन, यहाँ से हैलोजन,
अब इसका दोबारा विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा, क्योंकि अभी इसमें हैलोजन बचा हुआ है, ये हैलोजन और है। अब इसका भी यहाँ से है, ये हैलोजन बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन से बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। देखो हमने यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से हैलोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा CH, ये भी CH, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्लस HCl। समझे क्या बना? एल्काइन। क्या नाम है इस एल्काइन का? एथाइन। कौन सा एल्काइन बन गया? एथाइन प्राप्त हो गया। क्लियर? समझ में आ गई ना बात? जब भी हम एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करेंगे विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो जाएगा। हैलोजन हटेगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। यहाँ से हैलोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हैलोजन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त हो जाएगा हमें एल्काइन। डाई हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है तो क्या बन गया? एल्काइन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये वाला है विसिनल डाई हैलाइड लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको भी हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। अब इसमें देखो, यहां से अगर हैलोजन हटता है तो यहां से क्या हटेगा? हाइड्रोजन। ठीक, अगर ये वाला हैलोजन हटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो पहले हम इस हैलोजन को और इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन बच गया और यहाँ पर हैलोजन। ऐसे कैसे? यहाँ से हैलोजन हट गया तो यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ गया? CH2। समझ गए मेरी बात को? यहाँ से हैलोजन हट गया, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, क्या बाहर निकल गया? HCl। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH से। फिर यहाँ से क्या हट जाएगा? हैलोजन। यहाँ से हट जाएगा हाइड्रोजन, क्या बन गया? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, क्या बन गया? एथाइन। बन गया एल्काइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी डाई हैलाइड्स का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा, यानी उसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। और मोनोहैलाइड्स का जब हमने विहाइड्रोहैलोजनीकरण किया तो क्या प्राप्त हुए थे? हमें एल्कीन प्राप्त हुए थे। अब दोबारा से आप ध्यान करो एक चीज, क्या? देखो अभी हमने जब प्राप्त किए थे जैम डाई हैलाइड तो हमने क्या किया था? एल्काइन की रिएक्शन करवाई थी, किससे? HX से, तो प्राप्त हो गए थे हमें जैम डाई हैलाइड। अगर हम इसकी एल्काइन की रिएक्शन करवाएं किसके साथ? HX के साथ, तो हमें ये वापस प्राप्त हो जाएगा। बनाने की विधियां देखना आप। एल्काइन से हमने जैम डाई हैलाइड प्राप्त किया था, एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई थी HX से, तो ये प्राप्त हो गया था हमें, और इसको वापस हमने एल्काइन में बदल दिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम विहैलोजनीकरण। क्या देखेंगे हम? डीहैलोजिनेशन, विहैलोजनीकरण। ठीक है, विहैलोजनीकरण का मतलब क्या है? हैलोजन का हटना। हमने विहाइड्रोहैलोजनीकरण देखा था, वहां पर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटते हैं, और विहैलोजनीकरण में केवल कौन हटेगा? हैलोजन। विहैलोजनीकरण करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? जिंक का। किसका यूज करेंगे? जिंक का। जिंक का काम है विहैलोजनीकरण करने का, हैलोजन को हटाने का। जब डाई हैलाइड को जिंक के साथ गर्म किया जाएगा तो विहैलोजनीकरण हो जाएगा। अब हम पहले करेंगे जैम डाई हैलाइड का विहैलोजनीकरण। जैसे ये कोई जैम डाई हैलाइड है, ठीक, ये दूसरा जैम डाई हैलाइड का अणु है, ये जैम डाई हैलाइड का दूसरा अणु हो गया। ठीक है, जैसे हमने जैम डाई हैलाइड को गर्म किया किसके साथ? जिंक के साथ, तो उसमें एक जैम डाई हैलाइड का अणु थोड़ी होगा, उसमें बहुत सारे अणु होंगे। हमने जैम डाई हैलाइड लिया, उसमें जिंक लिया, उसको गर्म कर दिया, तो क्या होगा? दो अणु, यहाँ से भी हैलोजन हट जाएगा, यहाँ से भी हैलोजन हट जाएगा, तो एक ZnCl2 के रूप में, दूसरा ZnCl2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो कितने ZnCl2 बाहर निकल जाएंगे? 2 ZnCl2।
ठीक, ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, CH3CH। ठीक, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3CH और ये वाला CH3 डबल। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4 ब्यूटटूइन, 1 2 3 4 ब्यूटटूइन। ठीक, तो ये जैम डाई हैलाइड था। जैम डाई हैलाइड को जब जिंक के साथ गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई। और एल्कीन में कार्बन की संख्या इस जैम डाई हैलाइड में जो कार्बन है उससे क्या है, 2 गुनी। ये जैम डाई हैलाइड 1,1 डाइक्लोरोएथेन, इसका यूज किया, इसको हमने मिलाया किसके साथ, जिंक के साथ, और गर्म कर दिया तो हमें ये वाली एल्कीन प्राप्त हुई। इस एल्कीन में कार्बन की संख्या जैम डाई हैलाइड में कार्बन की संख्या से 2 गुनी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी जैम डाई हैलाइड को जिंक के साथ गर्म करेंगे तो हमें एल्कीन प्राप्त होगी और उसमें कार्बन की संख्या जैम डाई हैलाइड से क्या होगी, 2 गुनी होगी। ठीक, अब हम लेते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जैसे ये कोई विसिनल डाई हैलाइड है, CH2Cl, ये है CH2Cl। ठीक, इसको हमने किसके साथ गर्म कर दिया, जिंक के साथ। Cl की जगह Br भी ले सकते हो, तो जैसे मान लीजिए ये ले लिया, हम बार बार Cl ले रहे हैं, अब हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, अब इसको हम गर्म करेंगे किसके साथ, जिंक के साथ। ठीक, तो यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये Zn ये Br2, Zn Br2 बाहर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों कार्बनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक संयोजकता इस कार्बन से फ्री हो गई, एक संयोजकता यहाँ से फ्री हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बना लेंगे बॉन्ड। तो ये एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही है, अब दोनों के बीच में आ गए डबल बॉन्ड, तो क्या बन गई, एल्कीन एथीन। तो विसिनल डाई हैलाइड को भी जिंक के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो रही है, तब भी हमें एल्कीन ही प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ जो एल्कीन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन की संख्या इस डाई हैलाइड के समान होती है। देखो जैम डाई हैलाइड से भी हमें क्या प्राप्त हुई है, एल्कीन, और विसिनल डाई हैलाइड से भी क्या प्राप्त हुई है, एल्कीन। लेकिन यहाँ जो एल्कीन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन की संख्या जैम डाई हैलाइड से क्या है, 2 गुनी। लेकिन यहाँ जो एल्कीन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन की संख्या क्या है, विसिनल डाई हैलाइड के समान है। बस यही अंतर है, जैम डाई हैलाइड से भी हमें एल्कीन प्राप्त हो रही है, विसिनल डाई हैलाइड से भी एल्कीन प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या 2 गुनी होगी, यहाँ कार्बन की संख्या इस डाई हैलाइड के समान होगी। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा कौन सा बच गया, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जैसे ये है, ठीक है, इसका भी हैलोजनीकरण करेंगे, इसको जिंक के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखो ये विसिनल ये कौन सा डाई हैलाइड है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें पहले कार्बन पर हैलोजन है और अंतिम कार्बन पर हैलोजन है। इसको हमने किसके साथ गर्म किया, जिंक के साथ गर्म किया, तो यहाँ से हैलोजन हट जाएगा, ZnCl2 के रूप में दोनों हैलोजन हट जाएंगे ना। ठीक है, अब ये हैलोजन हट गया तो अब बॉन्ड कहाँ आएगा, इन दोनों कार्बनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। यहां आ गया, तो क्या बन गई, साइक्लोएल्केन। क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन। क्या प्राप्त हो जाएगी अब हमें, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोएल्केन। या 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन बन गई, अगर 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन बन जाती है। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड का जब वी हैलोजनीकरण होगा, यानी जब उसको जिंक के साथ गर्म करेंगे तो प्राप्त हो जाती है हमें साइक्लोएल्केन। ठीक है,
समझ में आ गई वी हैलोजनीकरण की अभिक्रियाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी डाई हैलाइड्स की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डाई हैलाइड्स को बनाने की विधियां और डाई हैलाइड्स की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और ये आपको समझ में आ गई होंगी अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। ठीक है, जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर तो अवश्य करना है, सभी को करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।